नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कक्षा 10वीं यानी कि L2 कक्षा में विषय शिक्षा के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर जो ब्रांच चल रही है राजस्थान के अंदर, जो कि केंद्रीय प्रवर्तित स्कीम है, जिसे वोकेशनल शिक्षा के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर करके ट्रेड चलाई जा रही है सरकारी स्कूलों में। तो उसके अंदर कक्षा 10वीं के बुक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 30 नंबर का यानी कि 30 नंबर का जो पेपर 11 अप्रैल को होना है, तो उसके लिहाज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक्स में है, तो मैं आपको डिटेल से इस वीडियोस में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियोस को देखने के बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आशा करता हूं कि ये बुक्स आपकी सभी के स्कूल्स में कक्षा 10वीं यानी कि L2 के विद्यार्थियों के द्वारा जो है पढ़ी जा रही है, यानी कि ये आपके बुक चल रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ट्रेड की, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका जॉब रोल फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस है। ये भी आपको टीचर ने आपको बताया होगा। कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अजमेर के द्वारा अनुमोदित है। तो चलिए इस बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम सामग्री में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपका यहाँ वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, उसके बाद मिक्सी है, जूसर है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो ओवन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसके बाद में आपका गीज़र है। ये सभी आपके सिलेबस में है। आपका जॉब रोल मैंने 2 मिनट पहले चर्चा की थी, जो कि फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेज आपका जॉब रोल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके कंटेंट्स की। यहाँ से आपका कंटेंट की बात करें तो आपकी टोटल अगर बात करें तो 100 नंबर का ये पेपर होना है, जिसके अंदर से आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो कि आपका कंप्लीट करवा लिया गया है। 20 नंबर के सेशनल है, ये भी आपको दे दिए गए हैं। टोटल आपके 70 नंबर का जो सिलेबस के अंदर यानी कि आपके जो परीक्षा में जुड़ना है आपकी मार्कशीट में, वो तो आपका 70 नंबर का हो चुका है। परंतु अब यहाँ पे 11 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का होना है, वो आपका 30 नंबर में से होना है। ध्यान रहे 30 नंबर में कैंडिडेट्स को जो विद्यार्थी हैं उनको पास होना अति आवश्यक है। इसके लिए पास होने के लिए मिनिमम आपके 40 नंबर यानी कि 14 नंबर आपके पास में होने चाहिए। अगर और भी आप अच्छी स्केलिंग, अच्छी ग्रेड आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, अच्छी आपकी परसेंटाइल ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो मे भी आप 30 में से जो भी जितने भी 20 नंबर ला सकते हैं, 25 नंबर ला सकते हैं। काफ़ी ईजी एंड आपका काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। आप कंटेंट देख पा रहे हैं। सबसे पहले इकाई हम पहले की बात करें तो इसमें और करंट से सुरक्षा देने के उपकरण कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद टूल्स और उपकरण की बात करेंगे, मिक्सर, गीजर और मरम्मत रखाव की बात करेंगे, माइक्रोवेव ओवन की बात करेंगे, कार्यस्थल पे क्या क्या सुरक्षा होनी, ये चीज़ें बात करेंगे। इसके अंदर हमारे 30 नंबर में आपका जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मशीन से और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं। आपने जैसा देखा है कि घरों में जो भी यहाँ पे टीवी लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पावर सॉकेट्स में उनका कनेक्शन किया जाता है, जो कि हमारे द्वारा ये आपका चित्र देख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको दिमाग नहीं लगाएं। उसके बाद में हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे टॉपिक से पढ़ना है, वो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि और करंट संरक्षण उपकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले आप देखें, किसी भी चालक में यानी कि किसी भी धातु में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि आई यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है तो उसके अंदर जो ऊष्मा है यानी कि तापक्रम जो है, जो आपकी जैसे जैसे आपकी धारा किसी धातु में बढ़ेगी तो आपका हीट यानी कि ऊष्मा भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर नहीं आएगी, तापक्रम भी बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी युक्ति को वो जो चीज़ें हैं वो आपकी युक्ति के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास में काफ़ी प्रकार की जो डिवाइस हैं, काफ़ी प्रकार की जो युक्तियाँ हैं, उपकरण हैं, वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। किसी भी चालक में अधिक धारा प्रवाहित होने, साथ ही उसके कारण जो ऊष्मा का अधिक उसमें संचरण होता है, उसके बाद में जो उसमें तापक्रम है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके साथ आपकी युक्ति जो है काफ़ी नुकसानदायक यहाँ पे होता है। यहाँ पे करंट ले जाने की क्षमता को एम्पासिटी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। एम्पासिटी किसे कहते हैं? करंट को ले जाने की क्षमता को यहाँ पे एम्पासिटी कहते हैं। अगर हम बात करें गोज की, तो 3 गोज का जो वायर है वो 100 एम्पियर तक सहनशीलता होती है, यानी कुछ क्षमता होती है। 6 गोज का तार जो होता है वो 65 एम्पियर की क्षमता होती है। 8 गोज के तार की जो क्षमता है वो 50 एम्पियर तक हो सकती है। 10 गोज के तार की 30 एम्पियर तक हो सकती है। 12 गेज के तार की 20 एम्पियर और 14 गेज के एम्पियर की आपका
15 एम्पियर तक यहाँ पे होती है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ सर्किट्स हैं जो कि सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज़ है, जो कि और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के रूम में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो आ सकता है वो सिंपल ये आ सकता है कि हाल ही में सर्किट ब्रेकर और फ्यूज जैसे जो युक्तियाँ हैं वो क्यों काम में ली जाती है। तो आप यहाँ पे आंसर देना है और करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के रूम में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि और करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज ये आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे। फ्यूज़ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके पास में कार्टेज फ्यूज़ है, ये आपकी एमसीबी है और ये आपकी किटकैट स्विच है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये और करंट को रोकने के लिए या फिर और करंट को प्रवाहित होने के लिए रोकने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है कि अधिक करंट को यहाँ पे उपकरण में संचरण नहीं करने देती। तो ये डिवाइस आप याद रख सकते हो, फ्यूज़ और आपके एमसीबीज़। नेक्स्ट हमारे पास में जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फॉल्ट है। आमतौर पे आप देखते हैं कि जो भी सर्किट्स होते हैं बिजली के करंट या कंडक्टर की एम्पासिटी से अधिक अगर धारा प्रवाहित हो जाए तो बेसिकली उसमें और करंट यहाँ पे प्रवाहित हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और करंट होने की अधिकतम 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ओवरलोड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अर्थिंग करंट हो सकता है। ओवरलोड में आपको सिंपल याद करना है कि अगर आपके पास में किसी भी तार की कैपेसिटी या फिर किसी भी उपकरण की कैपेसिटी मान लेते हैं 10 एम्पियर है, लेकिन आपने उस 10 एम्पियर की क्षमता से अधिक यानी कि 20 एम्पियर प्रवाहित कर दिया या फिर 30 एम्पियर उसमें प्रवाहित कर दिया, तो उस कारण से जो उसमें नुकसान होता है उसे हम ओवरलोड यानी कि अधिभार यहाँ पे कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक एनर्जी मीटर के साथ में काफ़ी प्रकार के एक लैंप लगा दिया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, माइक्रो ओवन लगा दिया, इलेक्ट्रिक प्रेस लगा दी, इलेक्ट्रिक चिमनी लगा दी, इस प्रकार से जूसर, इलेक्ट्रिक कैटल और वॉशिंग मशीन लगा दी। तो ये एक अधिभार का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट, दूसरा हमारे पास में शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कई बार अपन क्या करते हैं कि हमारे पास में जो फेज़ होता है एक न्यूट्रल होता है। हमारे पास में फेज़ जो होता है अगर हम बात करें फेज़ यानी कि फेज़ तार और दो फेज़ तार ये आपस में अगर टच हो जाते हैं, ये फेज़ तार है और ये भी फेज़ तार, अगर इन दोनों को टच कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि धारा का प्रवाह जो है काफ़ी बढ़ जाता है। या फिर आप देख सकते हैं किसी भी फेज़ को और एक न्यूट्रल तार को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए यानी कि आपस में जोड़ दिया जाए तो भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, आप इनको एग्जाम में जरूर रटें। अच्छा, अगर हमारे पास में किसी भी फेज़ को फेज़ से कनेक्ट किया जाए तो भी सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर फेज़ को किसी न्यूट्रल तार से न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया जाए तो भी यहाँ पे हमारे पास में शॉर्ट सर्किट होगा। आप एग्जाम में इनको पढ़ के जाएं कि शॉर्ट सर्किट के अंदर किस प्रकार से होता है। तो फेज़ या फेज़ को जोड़ देना या फिर फेज़ को न्यूट्रल से जोड़ देना, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें अगर फेज़ से फेज़ हम जोड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह जो है काफ़ी उच्च होगा, साथ ही उसके तापक्रम भी उच्च होगा। तो उसके अंदर जो तापक्रम है वो काफ़ी डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि धारा अधिक बढ़ेगी तो उसका तापक्रम बढ़ेगा, उसकी ऊष्मा बढ़ेगी, साथ ही उसका जो तापक्रम की जो डिग्री है वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल्स के साथ में आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास एक लैंप है, यहाँ पे हमारे पास फेज़ तार है, ये हमारे पास में न्यूट्रल तार है। दोनों को भूलवंश अगर ये टच हो जाए तो हमारे पास में कौन सा सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फेज़ तार है, ये आपका ये न्यूट्रल तार है, ये आपका फेज़ तार है। अगर फेज़ और न्यूट्रल आपस में अगर टच हो जाए तो आपके पास में स्पार्किंग के रूम में ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अर्थिंग फॉल्ट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है अर्थिंग फॉल्ट्स क्या होते हैं। तो अर्थिंग फॉल्ट्स का बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें हम देखें कि एक चालक में विद्युत प्रवाह जो विद्युत करंट का प्रवाह के साथ में पथ में प्रवाहित हो जाए, यानी कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास में विद्युत का उपकरण है। अगर इसमें दोनों में विद्युत प्रवाहित हो जाए या फिर हम इस चीज़ को यूँ समझे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर आप ड्रिल मशीन करते हैं, ड्रिल मशीन अगर आप लोग करते हैं घर पे, तो ड्रिल मशीन और धातु की वस्तु अगर आपस में टच हो जाए, यानी धातु की वस्तु, ड्रिल मशीन और धातु की वस्तु जो भी तार है ये आपस में अगर टच हो जाए तो हमारे पास कौन सा सर्किट होगा, अर्थिंग फॉल्ट होगा। आप पढ़ के जाएं, ये भी एग्जाम में अर्थिंग फॉल्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्टिविटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अभी ड्रॉप कर दें, इसको ना पढ़ें। सिंपल आपको अभी जो पढ़ के जाने हैं वो 3 जो मैंने प्रक्रिया बताई, 3 जो ओवरलोड की सिचुएशन बताई, ओवरलोड जो कि हमारे पास में अधिक धारा के प्रवाहित होने से होता है, शॉर्ट सर्किट जो कि हमारे पास में फेज़ और न्यूट्रल और फेज़ को आपस में जोड़ने से होता है। अर्थिंग फॉल्ट्स की हम बात करें तो अर्थिंग फॉल्ट्स में हमारे पास में सिंपली कोई भी वस्तु किसी भी उपकरण या फिर चालक से कनेक्ट हो जाए या जुड़ जाए या फिर उसका संयोजन हो जाए तो यहाँ पे इसमें बनता है। नेक्स्ट हमारे पास में पढ़ना है और करंट संरक्षण उपकरण क्या होता है, जिसमें कंडक्टर में अधिक करंट के प्रवाहित होने से उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, साथ ही वो युक्ति हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। फ्यूज़ मैंने बताया, किटकैट, कार्टीज और हमारे पास एमसीबी जो है, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो हमारे पास में उच्च धारा को रोकने में काफ़ी सहायक होते हैं।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखें तो फ्यूज़ हमारे पास में होता है, आप याद रखें फ्यूज़, और हमारे पास एमसीबी होती है। ये दो ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास में उच्च धारा को प्रभावित होने से रोकने का कार्य करती है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे फ्यूज़ क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा फ्यूज़ क्या होती है। तो फ्यूज़ और एमसीबी की दोनों की मैं एक साथ बता देता हूँ, ये दोनों फेज़ में जोड़े जाते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि एमसीबी का कनेक्शन किस में किया जाता है, फेज़ या न्यूट्रल में, तो फेज़ में किया जाता है, न्यूट्रल में नहीं किया जाता। दूसरी बात एमसीबी का बी फेज़ में किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फ्यूज़ की हम बात करें तो फ्यूज़ क्या करता है, अधिक करंट को बहाने से या फिर अधिक करंट को संचरित होने से रोकता है। अगर हमारे पास में करंट अधिक बढ़ गई तो उससे डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, फ्यूज़ करता है। दूसरी बात ये याद रखेंगे। उसके अंदर फ्यूज़ का अन्य नाम हम बात करें तो इसको अन्य नाम से जो कहा जाता है वो हमारे पास में है वन टाइम डिवाइस। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वन टाइम डिवाइस निम्न में से कौन सी है। ठीक है, वन टाइम डिवाइस, तो आपको कहना है फ्यूज़ को वन टाइम डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि फ्यूज़ जो है बेसिकली इसमें धारा अधिक होगी, ऊष्मा बढ़ेगी तो तापक्रम बढ़ेगा, और तापक्रम बढ़ेगा तो विद्युत की जो उपकरण लगा हुआ है उसको शॉर्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। यानी कि अधिक करंट को प्रवाहित नहीं हो या फिर अधिक करंट के प्रवाहित होने से सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास में फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बाजार में आपने देखा कि फ्यूज़ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मिनी फ्यूज़ होता है, एमसीडी फ्यूज़ होता है, कार्टेज फ्यूज़ होता है, एक्शियल फ्यूज़ होता है। ये सभी प्रकार के फ्यूज़ हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से फ्यूज़ के कौन कौन से प्रकार का। फ्यूज़ का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, आप ये भी पढ़ के जाए। सबसे पहले मिनी फ्यूज़ होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास मिनी फ्यूज़ है, ये मिनी फ्यूज़ हो गया, ये एमसीडी फ्यूज़ हो गया, ये हमारे पास कार्टेज फ्यूज़ हो गया, और ये हमारे पास में एक्शियल फ्यूज़ होगा। ये चारों फ्यूज़ आपको याद करके जाने। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि फ्यूज़ एलिमेंट्स में कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। बेसिकली फ्यूज़ को बनाने में हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो टिन करते हैं। दूसरा शीशा, याद करके जाए, इनको एग्जाम में पूछेगा पक्का। दूसरा हमारे पास में कॉपर है, और नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम है। ये चार धातुओं में कोई भी दो धातु आप ले सकते हैं, लेड और टिन भी ले सकते हैं, यानी कि टिन और शीशा धातु का उपयोग जो है वो फ्यूज़ तार को बनाने में किया जाता है। फ्यूज़ की आकृति, उसकी संरचना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें फ्यूज़ की तो ये थोड़ा मैं इसको जूम कर दिया। सबसे पहले बॉडी होती है, बॉडी आपकी बताऊं फ्यूज़ की तो वो सैरेमिक धातु की बनी होती है। उसके बाद फ्यूज़ कैरियर होता है जो कि उसके धारा को प्रवाहित करता है, और एक फ्यूज़ एलिमेंट होता है जो कि हमारे पास में फ्यूज़ के तार को कनेक्ट करने या फिर जोड़ने के लिए काफ़ी सहायक होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि फ्यूज़ में कोई दो भाग आपको बताने हैं, तो बेस बॉडी होगी, फ्यूज़ एलिमेंट हो गया, फ्यूज़ कैरियर हो गया। ठीक है, दूसरी बात फ्यूज़ में मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हमारे पास में जो गलनांक है वो काफ़ी कम होता है, जो भी हम तंतु लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं उसका, और उसकी प्रतिरोधकता है वो काफ़ी अधिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एग्जाम में पढ़ के जाएं कि प्रतिरोधकता तो किसी भी फ्यूज़ तार की अधिक होती है, परंतु उसका गलनांक जो है वो कम होता है। ये आप एग्जाम में पढ़ के जाएँ। और फ्यूज़ जो है लेड और टिन धातु का बना होता है, जिसमें तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूज़ का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट ये आने की संभावना है। फ्यूज़ का सिद्धांत बेसिकली करंट के ताप प्रभाव पर निर्भर करता है, बस इतना ही आपको याद करके जाना है। ध्यान रहे, फ्यूज़ का सिद्धांत करंट के ताप प्रभाव पर निर्भर करता है। ये फ्यूज़ का सिद्धांत होता है। और फ्यूज़ को बनाने के लिए बाई मेटल जो होती है, यानी कि अलग अलग भिन्न प्रकार की धातु होती है जिसके अंदर फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। बेसिकली फ्यूज़ दो प्रकार के होते हैं, आप इसको पढ़े तो पढ़ सकते हैं। सिल्वर का जो तापक्रम होता है 980 डिग्री सेल्सियस होता है, टिन का हमारे पास में 240 होता है। तो ये आप पढ़ के जाए तो पढ़ सकते हैं। फ्यूज़ बेसिकली एसी और डीसी दो प्रकार के होते हैं, बस इतने आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूज़ का सर्किट डायग्राम आपसे पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ फ्यूज़ का बनाओ। तो यह हमारे पास में यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ से बताऊँ, एक यहाँ से देखिए, ठीक है। अगर मैं फ्यूज़ का डायग्राम बनाऊँ तो सिंपल आपके पास में एक बैटरी चाहिए जो कि प्लस होगा, एक हमारे पास में माइनस होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास में यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक फ्यूज़ लगा दिया, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाहित होगा, ये हमारे पास फ्यूज़ है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास फ्यूज़ है, और यहाँ से विद्युत धारा का वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विद्युत का जो परिपथ है फ्यूज़ के लिए हो गया। तो ये आपको एग्जाम में रट के जाना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
नेक्स्ट पॉइंट आप इसका कुछ और देख सकते हैं, व्यूज़ आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फ्यूज़ का सर्किट डायग्राम या कि परिपथ जो होता है फ्यूज़ का वो कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में है एमसीबी क्या होती है। एमसी का सबसे पहले आपको नाम रट के जाना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम होता है, जो कि अधिक करंट को प्रवाहित होने से रोकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पॉइंट, ये फ्यूज़ का ही मॉडिफाई वर्जन होता है, यानी कि फ्यूज़ के बाद में एमसीबी का यूज़ किया जाता है, जो कि उच्च धारा को रोकने का कार्य करती है युक्ति। उसके बाद में एमसीबी को बेसिकली हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। बहुत छोटा परिपथ होता है, लघु और मिनी शब्दों के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखें, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में एमसीबी होती है, आपके सर ने बताया होगा। एमसीबी के कोई भी 3 भाग आपको रट के जाने, ध्यान रखना एग्जाम में आपसे पूछेगा एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। दूसरी बात, एमसीबी क्या काम करती है ना, और उससे बाद में पूछेगा कि एमसीबी के कोई 3 भाग या फिर 5 भाग आपको लिखने हैं। पहला भाग आप देखें, इनकमिंग टर्मिनल है, कॉपर ब्रेड है, आर्क शूज है, उसका चुंबकीय कॉइल है, ऑन ऑफ स्विच है, बाई मेटल स्ट्रिप है और आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं। इनको आप रट्टे मार के जाएं, इनकमिंग टर्मिनल्स, कॉपर ब्रेड, आर्क शूज शूट, उसके बाद चुंबकीय कॉइल, ऑन ऑफ स्विच, बाई मेटल पट्टी, आउटगोइंग टर्मिनल्स। इनको आप रट्टे मार के जाएं, कोई भी 2 या फिर 5 आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखें तो बाई मेटेलिक के स्ट्रिप की बात करें तो बाई मेटेलिक में हम जो धातु यूज़ की जाती हैं वो ध्यान रखें, स्टील, ठीक है, स्टील, और हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास धातु है पीतल, ठीक है, पीतल। तो स्टील और पीतल की बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनी होती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा बाई मेटेलिक स्ट्रिप किस धातु की बनी होती है, तो आपको बताना है स्टील और पीतल धातु की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, फालतू चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में हम जाएंगे। देखिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, एक तो मैंने फ्यूज़ पढ़ाया, एक मैंने आपको पढ़ाया एमसीबी पढ़ाई, एक मैंने पढ़ाया कि और करंट जो प्रोटेक्शन होता है वो कौन कौन सी 3 विधियों से किया जाता है, जिसमें और अधिभार था यानी और करंट और लोड था, उसके बाद में हमारे पास में शॉर्ट सर्किट था, एक अर्थिंग था, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। तो बेसिकली आपको 15 मिनट में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ के जानी है। चलिए बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास में मोटर है। मोटर की हम बात करें, बेसिकली ये एक इस प्रकार का उपकरण होता है, इस प्रकार की युक्ति होती है जो घूमने का कार्य करती है। बेसिकली इसमें हम विद्युत ऊर्जा जब देते हैं तो ये हमें यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कोई कार्य करके देती है, तो इस प्रकार की युक्ति को मोटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आपके पास में मैंने आपको बता दी कि मोटर क्या होती है, तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को मोटर कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग की हम बात करें, बिजली के पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन इत्यादि जो उपकरण हैं उसमें हम विद्युत मोटर का उपयोग लेते हैं। अगर स्क्रीन पे आप देखिए डायग्राम को, तो मैंने यहाँ पे विद्युत ऊर्जा दी और मैंने यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की, और ये हमारे पास में एक मोटर है। मोटर के कुछ भाग की हम बात करें तो सबसे पहला भाग हमारे पास है, मोटर एक विद्युत मशीन है जो कि एक तो यहाँ पे स्थिर भाग जिसे स्टेटर कहते हैं, एक रोटर यानी कि जिसे गतिशील अवस्था में जो भाग होता है उसे कहते हैं। तो स्टेटर, रोटर और एक हमारे पास में होता है आर्मेचर और एक बाहरी बॉडी। तो इस प्रकार से हमारे पास में मोटर बनी होती है। अगर हम बात करें इसके संरचना की तो आप इस प्रकार से मोटर आपके घरों में देखते हैं। ये हमारे पास में योक होता है जिसे हम कहते हैं बॉडी, और ये हमारे पास में स्टेटर है और इसके अंदर हमारे पास में एक रोटर होता है। इस रोटर के ऊपर हमारे पास एक कम्यूटेटर होता है और ब्रशेस की सहायता से वो उससे कनेक्ट होता है। अगला टॉपिक हमारे पास में जो है इसका सिद्धांत है। तो मोटर का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय, मैं आपको लिख देता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस सिद्धांत पे मोटर कार्य करती है। आपसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसका होता है, तो विद्युत मोटर का होता है, या फिर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सिद्धांत होता है। आगे टॉपिक की बात करें तो इसमें हमारे पास में कार्बन ब्रशेस है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कार्बन ब्रशेस जो बेसिकली होती है वो आर्मेचर से विद्युत धारा को बाह्य उपकरण में भेजने का कार्य करती है, जो कि कार्बन की बनी होती है। उसे कम्यूटेटर हमारे पास में, कम्यूटेटर बेसिकली एसी को डीसी में करता है। ये एक युक्ति होती है जो विद्युत के को परिवर्तन करने का कार्य करती है, जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है, और बेसिकली हमारे पास में विद्युत प्रवाह प्रदान करता जो है वो कम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला भाग आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप अभी इसको मत पढ़ें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे हम बात करें तो आपके पास मोटर के प्रकार है। बेसिकली मोटर हमारे पास दो प्रकार की है, तीन प्रकार की होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहली मोटर डीसी प्रकार की होती है, फिर हमारे पास एसी प्रकार की और एक स्पेशल मोटर है। ये सभी की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीसी मोटर की। डीसी मोटर की हम बात करें तो बेसिकली इसको हम चलाने के लिए डीसी आपूर्ति प्रदान करते हैं, यानी कि डीसी ऊर्जा उसको देते हैं। और ये भी हमारे पास में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करती है। और इसका सिद्धांत जो है, जब एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि ये हमारे पास में दो पोल है, इसके पीछे मैंने एक आर्मेचर को रखा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में मैंने आर्मेचर को रखा, तो आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा, हल्का हल्का रोटेट होने की कोशिश करेगा। यानी कि ये इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एक बल लगेगा, जो कि इस आर्मेचर को रोटेशन प्रदान करेगा, यानी कि इसको रोटना प्रारंभ कर देगा। यानी कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो वो चालक चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होने लग जाता है, मूवमेंट होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। यही मोटर का एक सिद्धांत होता है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फील्ड मैग्नेट है, ये आर्मेचर इस प्रकार से होता है, ये कम्यूटेटर है और ये कार्बन ब्रशेस है। कम्यूटेटर ये वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऊपर वाली आकृति, और इससे जो टच है वो ब्रशेस होती है। ब्रशेस से जो बेसिकली इसका यूज़ होता है वो कार्बन की बनी होती है और इलेक्ट्रिक जो धारा है उसको बाहर किसी भी उपकरण तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आप देखें स्टेटर वाइंडिंग, ये अंदर वाइंडिंग होगी, ऊपर आपका स्टेटर कोर हो गया। ये हमारे पास में पूरा आर्मेचर है जो कि रोटर कोर और रोटर शाफ्ट से बना है। एसी मोटर की बात करें, एसी मोटर को संचालित करने के लिए, यानी कि इनको शुरू करने के लिए एसी विद्युत धारा इनको इनपुट में दी जाती है। बेसिकली जब भी हम किसी भी चालक को अगर हम यहाँ से देखें, जब किसी चालक को या फिर किसी भी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह करंट ले जाने वाला कंडक्टर एक बल का अनुभव करता है और इस बल के कारण यहाँ पे एक टॉर्क बनता है, जिसे हम एसी मोटर के रूप में जानते हैं। एसी मोटर बेसिकली सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रकार की होती है। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसकी स्पीड जो होती है, जिसकी आरपीएम जो होती है, जो कि घूमने की क्षमता जो होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि 1000 आरपीएम से कोई मोटर घूम रही है तो बेसिकली एग्जैक्ट इसी 1000 आरपीएम से घूमेगी। हालांकि वो 998 आरपीएम हो सकता है, बट जो मोटर 1000 पे घूम रही है और कोई वही मोटर 700 आरपीएम पे घूमे तो इसका मतलब ये आपका सिंक्रोनस मोटर नहीं हो सकती, इसको एसिंक्रोनस मोटर हम कहेंगे। जिसकी गति नियत होती है उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं और बेसिकली ये एसी के ऊपर ऑपरेट होती है। एसिंक्रोनस मोटर की हम बात करें तो ये बेसिकली इसकी जो गति है वो नियत नहीं होती, यानी कि परिवर्तनशील होती है और इसको भी एसी ही वोल्टेज दिया जाता है, जो कि आरपीएम में इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रखना। आरपीएम रोटेशन प्रति मिनट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखना। आपका पहला तो हमारे पास में एमसीबी था जिसका मैंने आपको बताया पूरा नाम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आरपीएम, ये भी याद रखना। तो एमसीबी मीन नेचर सर्किट ब्रेकर होता है और आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि रोटेशन प्रति मिनट इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद विशेष मोटर की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमारे पास में यूनिवर्सल मोटर, एक हमारे पास में स्टेपर मोटर और नेक्स्ट हमारे पास में जो मोटर होती है वो सर्वो मोटर होती है। बेसिकली यूनिवर्सल मोटर हमारे पास में मिक्सर, जो आपके घर में मिक्सी है, ग्राइंडर है, जूसर है, हैंड ड्रिल जो आप ड्रिल करते हैं, वो जो मशीन होती है उसके अंदर जो मोटर होती है वो बेसिकली यूनिवर्सल मोटर का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रहे, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर, हैंड ड्रिल मशीन में किया जाता है। स्टेपर मोटर का बेसिकली उपयोग हम रोबोट्स में करते हैं और वो रोबोट से बेसिकली एंगुलर शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के एंगुलर रोटेशंस के रूप में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी हमें उसके शाफ्ट के एंगुलर रोटेशन प्राप्त करना है तो हम यहाँ पे स्टेपर मोटर का उपयोग करेंगे। सर्वो मोटर का उपयोग भी हमें रोबोट्स में ही करने को मिलता है, जो कि इसमें मोटर शाफ्ट को सटीक रोटेशंस की आवश्यकता होती है। जब हमें सटीक रोटेशन मिलता है या फिर सटीक रोटेशन की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ पे सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली हमने यूनिवर्सल मोटर जो बेसिकली मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन में यूज़ होती है। उसके बाद में हमने बात की कि हमारे पास स्टेपर मोटर क्या होती है। जब भी हमारे को एंगुलर टाइप का जो रोटेशन आवश्यकता होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको रोबोट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सर्वो मोटर को भी रोबोट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन ये नियत स्पीड के लिए जानी जाती है, यानी कि इसकी गति जो होती है वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद में कुछ फ्यूज़ हैं, कुछ उपकरण हैं जिनको पहचानने के बाद में उसका नाम लिखना है। ये एमसीबी होती है, ये किटकैट स्विच है। ये हमारे पास में जो स्विच है वो मिनी फ्यूज़ है, सॉरी फ्यूज़ नहीं, ये फ्यूज़, ये एमसीबी हो गया।
ये हमारे पास में आर्मेचर हो गया, ये हमारे पास में सर्वो मोटर हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखें। मोटर के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। मोटर का सिद्धांत बेसिकली जब हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में दो पोल के बीच में किसी भी चालक को रखते हैं, यानी कि आर्मेचर को रखते हैं, जिसका नाम ABCD है, और उसके जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो कि N2S चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है, उसके कारण जब उसके चालक में, जिसे हम आर्मेचर ABCD का नाम दिया है, वो जब घूमने लगता है या फिर उसमें किसी प्रकार की गति प्रारंभ हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो उसके कारण यहाँ पे मोटर का जो गतिशील है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है, चलना प्रारंभ कर देती है। तो आप देख सकते हैं दो पोल के बीच में जब हम किसी आर्मेचर ABCD को रखते हैं तो वो आर्मेचर ABCD जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमने लगता है, और उस घूमने के कारण ही मोटर हमारा चलना प्रारंभ कर देती है। यही चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, जो कि आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इनको बिल्कुल रट के जाए, ये ध्यान रहे, इनको रट के जाए। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड आप लोग अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करें, यानी कि आपका जो बायां नियम है, बायां हाथ है, उसको आप ले। बेसिकली इसको मोटर पे लगाया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मोटर के ऊपर निर्भर करता है, मोटर के सिद्धांत होता है। तो इसमें हम हमारे अंगूठे को, जो कि चालक की बल हमें प्रदर्शित करेगा, और उसके बाद तर्जनी जो है वो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र, और नेक्स्ट हमारे पास में जो मध्यिका है वो हमारे पास में विद्युत धारा को। तो आप हाथ पे नियम का लगा के देखेंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास में ये फोर्स यानी कि बल को प्रतीत कर रहा है। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये अंगुली जो है आपकी करंट को प्रदर्शित कर रही है। अंगूठा आपके बल को, आपके चालक के बल को, और चुंबकीय क्षेत्र जो है आपकी मध्यिका को, तर्जनी सॉरी, और मध्यिका जो है वो करंट को प्रदर्शित करती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स में। तो ये भी आप याद करके जाए। तो ये चीज़ें हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज़ आप और याद करेंगे कि जब मोटर की स्पीड को आप मेज़र करना है, तो उसको स्पीड को मेज़र करने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है उसे टैकोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो टैकोमीटर क्या होता है? मोटर की स्पीड यानी कि मोटर की गति को मापने का एक यंत्र होता है, जिसका नाम टैकोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने बेसिकली फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे अब इस वीडियोस में देख रहे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कौन सी मोटर है AC के साथ साथ DC बिजली की आपूर्ति में भी काम आती है? तो ये मोटर आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रहे, इन ऑप्शंस को आप रट के जाना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रोबोट्स में बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रोबोट्स में एंगुलर स्पीड आपको देनी है, रोटेशन दे रहा है एंगुलर, तो आप यहाँ पे स्टेपर मोटर यूज़ करेंगे। अगर किसी भी रोबोट्स को नियत गति से संचालित करना है या प्रारंभ करना है, शुरू करना है, तो सर्वो मोटर यूज़ करेंगे। तो दोनों इसमें आप देख लीजिए, प्रायोरिटी आप स्टेपर मोटर को देंगे। कौन सी मोटर शाफ्ट का एंगुलर घुमाव यानी कि स्टेपर, ऑप्शन नंबर A इसका हो जाएगा। मिक्सर में निम्न में से कौन सी मोटर का उपयोग में लिया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो है वो मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर और आपका ड्रिल मशीन में यूज़ की जाती है। MCB का पूरा नाम मिनी सर्किट ब्रेकर होता है, ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज़ का प्रकार नहीं है? तो इसमें आप देखें तो पेपर फ्यूज़ इसका प्रकार नहीं है। निम्न में से एक मोटर अतुल्यांक गति का काम होता है। तो अतुल्यांक वाली जो मोटर होती है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो इंडक्शन मोटर जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। उसके बाद में हमारे पास में निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक मोटर का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो फ्यूज़ इसका हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में MCB का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो इसमें सोलेनॉइड, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्किट संरक्षण उपकरण नहीं है? तो संरक्षण उपकरण जो है वो आपका स्विच नहीं है, बाकी MCB, फ्यूज़, रिले, ये सभी जो है अधिक धारा, उच्च धारा को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट, आपके पास में जो निम्नलिखित कथन है उनमें से सही उत्तर को भरना है। तो ऑप्शन नंबर पहले में AC/DC हो जाएगा, और दूसरे में आपका बेसिकली जो है वो जूसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो रोबोट्स आर्म की डिज़ाइन के आमतौर पर यूज़ की जाती है। तो स्टेपर मोटर इसमें जो है आपका स्टेपर मोटर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B में। थर्ड की हम बात करें तो AC मोटर के प्रकार जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर और यहाँ पे एसिंक्रोनस मोटर आ जाएगा। मोटर के फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है, दाएं हाथ का नियम उपयोग में लिया जाता है मोटर में। मोटर का सिद्धांत तो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप इसको लिख लें। मोटर के सिद्धांत हमने पढ़ लिए।
मोटर की हम बात करें तो इसमें परिवर्तन जो करती है मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। किट कैट फ्यूज बेसिकली सेरामिक धातु के बने होते हैं। मोटर का घूर्णन भाग जो है वो रोटर होता है। मोटर का स्टैटिक भाग आपका जो है स्टेटर होता है। विद्युत परिपथ का पथ जिसका प्रतिरोध कम होता है तो शॉर्ट सर्किट ऑप्शन नंबर इसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे जहाँ से आपको खाली स्थान में कुछ क्वेश्चन भरवाएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट से यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इनको बिल्कुल पढ़ के जाएँ। और इससे पहले मैंने 10 ऑब्जेक्टिव करवाए, ये ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव इनको पढ़ के जाएँ और 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी जिनके अंदर खाली स्थान आएगा वो पढ़ के जाए। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो सही गलत आपसे पूछेगा वो भी यहाँ पे पूछेगा। सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में राइट है एमसीबी में माई मेटेलिक स्ट्रिप के 2 अलग अलग धातु से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 12वां सही है। यूनिवर्सल मोटर केवल डीसी पावर पर कार्य करती है, नहीं ये एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, तो ये गलत हो जाएगा। सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, करंट बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। मिक्सर ग्राइंडर जूसर में मिश्रण के लिए स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर का उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आरपीएम का जो मतलब है वो रोटेशन प्रति मिनट, बिल्कुल सही है, सही है। टेकोमीटर एक हैंड हेडल्स डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर की विद्युत क्षेत्र को मापने, विद्युत क्षेत्र थोड़ा नापते हैं, इसमें हम गति नापते हैं, विद्युत जो मोटर है उसकी गति मापते हैं टेकोमीटर से। ठीक है, बिजली के मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बिल्कुल सही बात है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है मोटर पे लगता है, दाएं हाथ का नियम उसका जनरेटर पे लगता है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप किट कैट फ्यूज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, नहीं बाईमेटेलिक जो स्ट्रिप होती है वो एमसीबी के अंदर यूज़ की जाती है। एमसीबी का पूरा नाम मी नेचर सर्किट ब्रेकर होता है, ना कि अर्थ मी नेचर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने जो किए हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स किए और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और 10 क्वेश्चन हमारे पास में जो थे वो सही और गलत थे। इनमें से कोई आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास में लघु उत्तर प्रश्न आते हैं जिसके अंदर से ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको मैंने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप लोग उनको वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 आप देख पा रहे हैं औजार है, इससे भी हम बात करेंगे। तो पहले चैप्टर में अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है पहले चैप्टर में आप पढ़ के जाएंगे फ्यूज़ के बारे में, फिर पढ़ के जाएंगे एमसीबी के बारे में, फिर आप पढ़ के जाएंगे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और आपका अर्थिंग। ठीक है, ये 3 पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ नेक्स्ट तो आप पढ़ के जाएंगे मोटर की परिभाषा और उसका सिद्धांत और मोटर क्या होती है। उसके बाद में आप पढ़ के जाएंगे मोटर की गति किस में मापते हैं, टेकोमीटर में नापते हैं। बस ये चीज़ें आपको एग्जाम्स में 11 तारीख को पढ़ के जानी, इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब औजारों में हम बात करें सामान्य रूप से तो पेचकस, फेज टेस्टर, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्ट्रिपर, ड्रिल इत्यादि जो है ये हमारे पास में उपकरणों के लिहाज से इलेक्ट्रिकल्स में देखे जाते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो बेसिकली हम करंट की बात करें तो करंट को मापने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है वो एमीटर है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर यूज़ करते हैं और पावर को मापने के लिए वाटमीटर यूज़ करते हैं। अगर मैं तीनों चीज़ों को या फिर वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध इन सभी को अगर मैं एक ही यंत्र से मापूं तो उसका नाम है मल्टीमीटर। याद रखें, मल्टीमीटर से हम वोल्टेज, करंट, साथ ही प्रतिरोध इत्यादि जो क्वांटिटीज़ है वो अपन एक ही मीटर से माप सकते हैं जिसका नाम यहाँ पे मल्टीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो है उसके बाद में प्रतिरोध मापने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है उसका नाम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओम मीटर से अपन प्रतिरोध माप सकते हैं। मल्टीमीटर में हम सामान्य सी जानकारी मैंने आपको बता दी कि इसमें अपन एमीटर, ओम मीटर, साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर सभी का हम यहाँ पे प्रशिक्षण, ट्रांजिस्टर का प्रशिक्षण, कैपेसिटर का प्रशिक्षण, आवर्ती इत्यादि अपन इसमें डिजिटल और एनालॉग रूप में इसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है अध्याय 2 में हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास में मल्टीमीटर हो गया। अब मल्टीमीटर में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार का मल्टीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी में ये चीज़ें नहीं पूछेगा। आप सिंपल इतना याद करके जाएं कि मल्टीमीटर से अपन कौन सी जो गणना कर सकते हैं, तो आपका वोल्टेज, करंट और हमारे पास में प्रतिरोध इनका मापन हम मल्टीमीटर से कर सकते हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टमीटर हो गया, एमीटर की बात करें तो एमीटर हो गया और प्रतिरोध की बात करें तो ओम मीटर हो गया और इन तीनों को मिला दें तो यंत्र का नाम हो जाता है मल्टीमीटर। ठीक है, एक से अधिक के जो राशियां हैं उनका मापन करने के लिए।
नेक्स्ट है लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर में आपको सिंपली याद रखना है, आप स्क्रीन पे वैसे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नियोन लैंप लगा होता है, मेटालिक रोड होती है और इसमें फेस वायर के अंदर जो विद्युत धारा है उसका प्रशिक्षण करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसे हम नियोन स्क्रू ड्राइवर्स भी कहते हैं, टेस्ट पिन भी अपन इसको कह सकते हैं। इसकी संरचना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, ये स्प्रिंग कनेक्टर होता है, यहाँ पे नियोन लैंप लगा होता है, यहाँ पे प्रतिरोध होता है और यहाँ पे मेटालिक रोड होती है जिसे हम नियोन टेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट मुख्य भागों की हम बात करें तो मुख्य भाग आप यहाँ पे देख लीजिएगा, धातु की छड़, बॉडी, रेजिस्टर, ये सभी जो है इसके मुख्य भाग हैं। आपसे पूछ सकता है कोई दो भाग यहाँ पे लिखो, प्रतिरोध, स्क्रू ड्राइवर जिसमें हम नियोन टेस्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्क्रू ड्राइवर, आप देख सकते हैं सिंपली किसी भी इलेक्ट्रिकल्स के स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली हैंडल के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिशा में घूमने के लिए स्क्रू को ढीला कर सकता है। यहाँ पे इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये टिप होती है, यहाँ पे इसको स्नैक कहते हैं, ये हैंडल और ये आपका हेड होता है, ये आपका स्क्रू ड्राइवर होता है। टोंग टेस्टर आप बेसिकली किसी भी तार को काटे बिना ही तार में प्रवाहित करंट का मापन आप कर सकते हैं, तो ये आपका टोंग मीटर होता है। ध्यान रखें, टोंग टेस्टर से आप डायरेक्टली करंट को माप सकते हैं बिना किसी तार को काटे हुए। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका डायग्राम है। हालांकि डायग्राम आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा टोंग टेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी तार में विद्युत धारा को मापने के लिए टोंग टेस्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो है वो कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर से सिंपली अपन कंबाइन में कटिंग और ग्रिपिंग का काम करते हैं, जिसमें काट भी सकते हैं और ग्रिप भी लगा सकते हैं। ये आपका इसका डायग्राम है, यहाँ पे जा है, ये पाइप ग्रिप है, कटर है, ये पाइवोट पॉइंट्स है, ये हैंडल है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है ड्रिल बिट्स। क्या होते हैं ड्रिल बिट? अलग अलग रेंज के होते हैं, आपको जैसा कि पता है सर्कुलर मोशंस में इसको यूज़ किया जाता है और बेसिकली किसी भी ड्रिल बिट से छेद को ड्रिल करने के लिए, सामग्री को हटाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला एक उपकरण होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के आकारों के ड्रिल्स की सहायता से अपन ड्रिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। हालांकि अभी आपको डायग्राम याद नहीं करना, सिंपल याद करना है ड्रिल मशीन्स का उपयोग क्या होता है। टांका यानी कि सोल्डरिंग क्या होती है? बेसिकली दो चालक धातु को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, जो विधि की जाती है, उसे सोल्डरिंग कहते हैं। ये सोल्डरिंग बेसिकली इसमें अपन आयरन होना चाहिए, टांका लगाने के लिए तार होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता किसी भी तार को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को शामिल करने, उनको जोड़ने, उनको संयोजन करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसका जो वायर है, जो वायर होता है वो लेड और टिन का बना होता है। ध्यान रखना, लेड और टिन धातु का, ये याद करके जाना कि सोल्डरिंग वायर किस धातु का बनाया जाता है, तो लेड और टिन धातु का बनाया जाता है। टांका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपकी उसका डायग्राम है। डायग्राम आपको याद नहीं करना, बेसिकली इतना याद करना है सोल्डरिंग मशीन क्या होती है और इसमें जो यूज़ करने वाला तार है वो किस धातु का बना होता है। मेगर मीटर की हम बात करें, ये हमारे पास में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। मेगर मीटर का उपयोग हम किसी भी प्रतिरोध को मापने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के होते हैं। तो यह आपका डिजिटल है, ये आपका एनालॉग है, ठीक है। अगला वायर लंग्स। बेसिकली वायर लंग्स से टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए तार होते हैं जो आपस में उनका संयोजन करते हैं, उनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट आप बात करें वायर स्टीपर। वायर स्टीपर से बेसिकली सुरक्षात्मक कोटिंग को हटाने, किसी भी चालक तार से बिजली का काम करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक पोर्टेबल हैंड टूल्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगले टॉपिक्स पे, तो रेंच क्या होता है? रेंच एक प्रकार का एडजस्ट करने योग्य रेंच स्पेनर होता है, जिसका उपयोग लोहे के पाइप को पकड़ने, साथ ही उनको गोल सतह के साथ फिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी आकार की बात करें तो इसका आकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 इंच से लेके 48 इंच के आकार के अपन रेंच सामान्य रूप से इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं। हैमर की बात करें, धातु के पीस वाला एक उपकरण होता है जो कि लंबी पतली आम लकड़ी के हैंडल के अंत में फिक्स किया जाता है, जिसका उपयोग चीज़ों को ठोकने, धातु की चादर का आकार देने इत्यादि में इसका यूज़ किया जाता है। ये आपका हैमर है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सीडी क्या होती है? सीडी बेसिकली कठोर सीडी, रोल सीडी, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं, इसको मत देख के जाना। चलिए बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे एक स्क्रू जो है थ्रेड्स से बना होता है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। सीट को धातु को आकार देने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो आपका हैमर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
पाइप रेंज आकार में हम बात करें तो बेसिकली 50.8 है और 1219 का होता है। बेसिकली ये 2 इंच से लेके 48 इंच के बीच में इसकी साइज होती है, जिसको मैंने में चेंज किया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट इसका आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायर स्टीपर को हम फिक्स और मूवेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तार कनेक्टर के रूप में लंग्स को अपन यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है तो मेगर मीटर का अपन को यूज़ करना होगा। एसी वोल्टेज को मापने के लिए निम्न में से कुछ एसी वोल्ट मीटर यानी कि मल्टीमीटर से अपन नाप सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मल्टीमीटर से अपन वोल्ट मीटर नाप सकते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर मीटर का यूज़ किया जाता है। लोहे की पाइप को फिटिंग को गोल सतह देने के मोड़ने के लिए रेंच का उपयोग किया जाता है। तार का इंसुलेशन अपन वायर स्टीपर से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, खाली स्थान को आपको भरना है। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग कटिंग, ग्रिपिंग इत्यादि में किया जाता है। पाइप रेंच की साइज 2 इंच से लेकर 48 इंच होती है। किसी धातु को अन्य धातु के घटकों में बांधने सोल्डरिंग होता है। टोंग टेस्टर स्पीड मापते हैं। मेगर मीटर एनालॉग और डिजिटल 2 प्रकार के होते हैं। सोल्डरिंग को टाँका भी अपन कहते हैं। सीडी को कठोर और रोल करने योग्य है। यहाँ पे वायर जो लाइव वायर है उसमें अपन नियोन लैंप का यूज़ किया जाता है, जो कि लाइन टेस्टर होता है। ड्रिलिंग अभ्यास में सर्कुलर मोशंस का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध वोल्टेज और एमीटर जो है वो मल्टीमीटर का उपयोग यहाँ पे। नेक्स्ट है सोल्डरिंग, इसमें सही और गलत आपको चुनना है। सबसे पहले सोल्डरिंग को ग्लू के रूप में यूज़ करते हैं, नहीं ये गलत बात है। क्लैंप मीटर का उपयोग तार के अंदर प्रवाहित करंट को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। मल्टीमीटर का डायोड परीक्षण के लिए उपयोग में किया जाता है, मल्टीमीटर का डायोड बिल्कुल सही है। तार के इंसुलेशन के स्ट्रिपिंग के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर, तार का इंसुलेशन स्ट्रिपिंग के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का, ठीक है। नेक्स्ट, डायोड के प्रशिक्षण के लिए लाइन टेस्टर, नहीं ये गलत हो जाएगा। मल्टीमीटर एसी डीसी नाप सकता है, बिल्कुल सही है। वायर लंग्स का उपयोग कनेक्टर, सही है। तार को काटने के लिए रेंच, नहीं ये बात गलत है। वायर लंग्स का उपयोग वायर को समाप्त करने के लिए किया जाता है, वायर लंग्स नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, एक तार के इंसुलेशन प्रतिरोध को खोजने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 10वां क्वेश्चन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 2 जो है उसका भी मैंने अपने अध्ययन कर लिया कि आपको 2 चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ के जानी। सबसे पहले मल्टीमीटर, उसके बाद में आपका स्क्रू ड्राइवर, नियोन टेस्टर, ड्रिल मशीन, उसके बाद में हमारे पास मेगर है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट था, जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया कि रेंच की साइज। उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया वो वायर स्टीपर के बारे में किया, रेंच के बारे में किया, हैमर के बारे में किया, वायर लंग्स है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्डरिंग। आयरन जो है उसके जो तार होता है वो किस धातु का बना आता है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाएँ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी यार। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए बात करते हैं अध्याय नंबर है। स्क्रीन पर ये बुक्स आपके पास में अवेलेबल होगी सभी स्कूल्स में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये कंटेंट्स मिल सके। तो हम बात करेंगे मिक्सर और गीज़र में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मिक्सर, जूसर और उसकी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और विभिन्न भागों को समझना है। साथ ही आपको उसकी खराबी के तहत क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से उसको असेंबल करेंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये पूछा जा सकता है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच क्या होता है, कहाँ पे मिक्सी में लगा होता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मिक्सर और ग्राइंडर के बारे में। यहाँ से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मिक्सर और ग्राइंडर के बारे में सिंपल आपको कुछ जानकारी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। मिक्सर या फिर ग्राइंडर के बारे में दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और आपको जो बताना है, घर में विभिन्न प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जैसे जूसर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, गीज़र है इत्यादि का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये सभी घरेलू उपकरण होते हैं जो आमतौर पर रसोई के काम में काफ़ी उपयोगी होते हैं। साथ ही अनेक प्रकार की जो उपकरण है, जैसे भोजन है, आटा है, तरल है, बहुत कुछ मिश्रण बनाने के लिए, पीसने के लिए भी यहाँ पे मिक्सी का यूज़ करते हैं। मिश्रण बनाने, गीली चीज़ें पीसने, सूखे सामान पीसने के लिए विभिन्न प्रकार के जार का भी अपनी आप यूज़ जो है मिक्सी में करते हैं। इसी प्रकार से उच्च गति वाले स्पेनिंग ब्लेड्स का मिश्रण भी आपको यहाँ पे सामग्री को पीसने में काफ़ी सहायक होता है। तो ये देख सकते हैं, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि मिक्सर क्या होता है, जूसर क्या होता है। हालांकि जूसर बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन बात कर रहे हैं मिक्सी कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके मुख्य भाग आपको इससे पूछेगा एग्जाम में। तो ध्यान रखना, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मिक्सी के जो मुख्य भाग जो है, मिक्सी के मुख्य भाग में आपको कम से कम 3 या 5 भाग को आपको रट के जाने हैं। उसके बारे में आपसे पूछेगा मिक्सी का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर मिक्सी का
उपयोग की बात करें तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिक्सी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और आपको बुक्स की जो या फिर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर बुक्स तो आपके पास में है ही, या फिर ना भी पढ़े तो मैं आपको वीडियोस का कंटेंट्स दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिक्सी के बारे में थोड़ी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाले भाग को यहाँ पे लीड कहते हैं। उसके बाद ये वाला भाग आपको दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो जार होता है, और नीचे वाले भाग को बेस यूनिट कहते हैं। तो 3 भाग आपके मिक्सी के हो गए, इनको आप रट के जाने। उसके बाद में सिंपली आपसे पूछेगा कि मिक्सी के प्रकार, यानी कि मिक्सी कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दूं बेसिकली मिक्सी के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्टैंड मिक्सर है, हैंड मिक्सर है, इसी प्रकार से प्लेनेटरी मिक्सर है, स्पाइरल मिक्सर है, डो मिक्सर है। ये अनेक प्रकार के इसके भाग होते हैं। सबसे पहले स्टैंड मिक्सर की हम बात करें तो स्टैंड मिक्सर का बेसिकली यूज जो है वो वेश के विटर और डो हुक के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात करें हैंड मिक्सर। हैंड मिक्सर की हम बात करें तो बेसिकली इसकी जो हैंड मिक्सर है इसमें बीटर जो है बीटर्स को चलाने में सहायक होती है, और इसके अंदर मोटर होती है हैंडल के अंदर, जो इसको अपन बटन की सहायता से दबा सकते हैं, चला सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, जो कि स्टैंड मिक्सर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में स्पाइरल मिक्सर की बात करें, स्पाइरल मिक्सर में आप देख सकते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड और घूमने वाला एक बाउल्स होता है, जिसमें बाउल्स रोटेट करता है और अपनी विशिष्ट स्पीड से ये घूमता है, जिससे जो भी मिश्रण इसमें डालते हैं तो वो मिश्रित हो जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है मिश्रण कर देता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका बाउल है, ये आपकी जो है मोटर है, और यहाँ से आप कंट्रोल स्विच है जहाँ से आप इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद में प्लेनेटरी मिक्सर की हम बात करें, प्लेनेटरी मिक्सर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लेनेटरी मिक्सर बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर हम बात करें प्लेनेटरी मिक्सर का तो इसको बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो एक स्थिर बाउल जो होता है, जो बाउल होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये बाउल ये स्थिर होता है और इसके अंदर एक एग्रीगेटर लगा होता है जो कि घूमता रहता है और अपने मिक्सर को क्या करता है, मिश्रित करता रहता है। तो इसे प्लेनेटरी मिक्सर कहते हैं। आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़े वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डो मिक्सर की बात करें, डो मिक्सर बेसिकली आटा लगाने में या फिर काफ़ी अधिक मात्रा में जब आटा की लगाने की आवश्यकता होती है तो डो मिक्सर का यूज़ किया जाता है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ चित्र हैं जहां से आपके इनके नाम जो है आपको बताने हैं कि कौन सा इनमें से मिक्सी है, उसका प्रकार कौन सा है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्टैंड मिक्सर, ये वाला जो है स्टैंड मिक्सर है, इसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, उसे स्टैंड मिक्सर कहते हैं। उसके बाद में ये आपका हैंड मिक्सर है और ये आपका स्पाइरल मिक्सर है। तो तीनों का नाम आपसे पूछ सकता है। मिक्सर के कुछ पुर्जे जो हैं, भाग जो है वो भी आप याद रखना। सबसे पहले मिक्सर में लीड होता है, जो कि मैंने आपसे 2 मिनट पहले बात की थी। लीड जो होता है उसके बाह्य आवरण के रूप में होता है, जार के ढक्कन के ऊपर लीड लगा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जार होते हैं। जार अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिक्विडाइज जिसमें हम तरल पदार्थ डालते हैं, ड्राई जार जिसमें हम सूखा सामग्री को पीसने में काम में लेते हैं। यहाँ पे जारों की संरचना विभिन्न प्रकार की दे रखी है, आप देख सकते हैं। ब्लेंडिंग जार है, वीट जार है, उसके बाद में चटनी जार है। तो ये 3 प्रकार के जार हैं जिसमें अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले लिक्विडाइजिंग जार में हम तरल पदार्थों को जो है जूस बनाने में इस प्रकार से जिसमें तरल पदार्थ है उसको मिक्सअप करने में यूज़ करते हैं। ड्राई ग्राइंडरिंग की बात करें जिसमें हम मसाले की जो सूखा मसाला होता है उसको पीसने में काम में लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिड है, ये आपकी ड्राई ग्राइंडिंग जार है, ये जार का लॉक है जहाँ से आप इसको लॉक करेंगे। ब्लेड की बात करें तो ब्लेड भी बेसिकली 2 प्रकार से यूज़ की जाती है। तो ब्लेड में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ब्लेड जो होती है मुख्यतः तेज़ किनारों के साथ स्टील की बनी होती है, जिसका उपयोग कच्चे माल को कुचलने, साथ ही जार में तल तक यहाँ पे फिट रहती है। और ब्लेड एक स्क्रू की सहायता से जार के साथ जुड़ी होती है, जो कि एक्सिस पे घूमने का काम करती है। बेस यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और उस मोटर की सहायता से इस ब्लेड को घुमाते हैं, जिससे हमारी जो मिक्सी का ग्राइंडर है या फिर आप कह सकते हो मिक्सी में जो मिश्रण है वो आसानी से मिश्रित अवस्था में हो जाता है। सबसे पहले ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड है। ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड का मतलब होता है सूखा सामग्री पीसने की। डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से आप बिल्कुल याद करके जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका वेट ग्राइंडिंग ब्लेड है, तो ये आपका वेट ड्राई जो ग्राइंडिंग ब्लेड है जिसका उपयोग बेसिकली गीली जो सामग्री है उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे फल है, दही है। बेस यूनिट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेस यूनिट है जहाँ पे असेंबल होता है, प्लास्टिक और फाइबर बॉडी से बना होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है और लोड स्विच भी होता है, साथ ही पावर कार्ड्स भी इसमें लगे होते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी जो है बेस यूनिट है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे इससे आपको दे रखे हैं जो कि आपको पहचानने हैं। इसको जार कहते हैं, ये बेस बॉडी होती है और ये आपकी जो है आपकी ब्लेड होती है ड्राई वाली, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जांच बिंदु कौन कौन से हो सके। अगर मिक्सी को चलानी है तो किन किन चीज़ों की जांच आप पहले करेंगे,
तो ये आपकी मुख्य जांच के पॉइंट्स है, इनको आप रट के जाए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास में जो बेसिकली टॉपिक्स थे वो हमारे पास में मिक्सी से संबंधित थे, ग्राइंडर से संबंधित थे कि किस प्रकार से इसके काम होते हैं और किस प्रकार से इसको असेंबल करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ब्लेड कितने प्रकार की होती हैं, जार के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और मिक्सी जो है वो कितने प्रकार की होती है, उसके बाद में मिक्सी का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य बिंदु क्या होते हैं, ये सभी जानकारी मैंने आपको इस जो है इस टॉपिक में दी है। अगला टॉपिक्स जो हमारा रहेगा इससे संबंधित ही रहेगा, जो कि सिलेबस का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ से आप देखें तो इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं, हालांकि ये प्रायोगिक गतिविधियाँ है, अभी आपको ये नहीं करनी, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ये प्रैक्टिकल बेसिस में आपको करनी होती है। अभी प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे, अभी सिंपल अपन थ्योरी की बात कर रहे हैं जो कि 30 नंबर की है। 30 नंबर में आपको कम से कम भी आपके पास में 15 मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके एक स्कूल में 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका है, 20 नंबर के सेशनल दिए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से 70 नंबर जो मार्क्स है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी आपके थ्योरी मार्क्स जो है 30 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको पासिंग यानी पास होने के लिए कम से कम भी 14 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में आपके पास में होने चाहिए, तभी आप जाके इसमें पास होंगे, अदरवाइज आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में OLP है कि ऑटो ओवरलोड रक्षक क्या होती है, OLP क्या होती है। बेसिकली जो मिक्सर होते हैं ग्राइंडर की सुरक्षा के उपयोग के लिहाज से इसका यूज़ किया जाता है, जो कि OLP अधिक जब लोड पड़ता है तो उसको ट्रिप कर देती है और ट्रिप करने से हमारे पास में जो मोटर होती है उसको शट डाउन कर देती है, जिससे मिक्सी की यूनिट जो है जलने से बच जाती है। तो ये हमारे पास OLP का बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि OLP क्या होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि OLP का पूरा नाम क्या होता है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, ये भी ध्यान रखना, इसका पूरा नाम ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये सभी एक्टिविटीज़ जो आपको शो हो रही हैं ये आपको अभी नहीं करनी, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में करनी होती है। ध्यान रहे इसको, आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें, इसको अभी करना की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है जूशर, जो कि मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से आप देखें तो जूशर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जूसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको भी पढ़ के जाए। हालांकि ये 2021 में इसका क्वेश्चन आया था। तो अब यहाँ पे जो संभावना यहाँ पे है कि जूसर ना आके मिक्सर या फिर ग्राइंडर या फिर आपका गीज़र आपके टॉपिक्स में आने की पूरी संभावना है। चलिए जूसर के बारे में बात करते हैं। जूसर बेसिकली इलेक्ट्रिक उपकरण है, आप जैसा कि जानते हैं, और बेसिकली इसका उपयोग फलों और सब्जियों के रस निकालने के लिए किया जाता है। यह फलों और सब्जियों को क्रश करने, साथ ही उनको काटने में भी काम में आता है। और इसमें एक फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे रस को छान के बाहर निकाला जाता है। इसका फिल्टर पल्प गुदे की तरल सामग्री को अलग करने का कार्य करता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में मिक्सर है, जिसमें पल्प कप है, जिसमें वेस्ट जो मटेरियल है जूसर से उसको निकाला जाता है। ये बेस यूनिट है, ये आपका जूस कप है। ठीक है, उसके बाद में बेसिकली जूस के प्रकार की बात कर लेते हैं। बेसिकली जूसर के प्रकार जो हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगल जूसर, उसके बाद मेस्केटिंग जूसर और साइट्रस जूसर यानी कि रीमर। ध्यान रहे, रीमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास में 3 प्रकार के जूसर जो है हाल ही में अपन यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल जूसर क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल जूसर है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं और ये वाला, ठीक है, दोनों एक ही है। सामान्य रूप से सेंट्रीफ्यूगल जूसर एक जूसर का प्रकार होता है जो कि बाजार में अवेलेबल होता है। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं, जो कि फलों सब्जियों को फीड ट्यूब के माध्यम से डाला जाता है। इसके बाद में इसे स्पैनिंग ब्लेड के द्वारा छोटे टुकड़े करके काट के इस पर डाला जाता है और इन छोटे टुकड़ों को चेंबर में लाया जाता है, जहां सेंट्रीफ्यूगल पल्प जो है रस को अलग कर देता है और इस पल्प को मेश कर द्वारा एकत्रित करके फिर हम जो पल्प कप है उसको साइड में निकाल लेते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल जो है जूसर है। नेक्स्ट हमारे पास मेस्केटिंग जूसर क्या होता है। तो मेस्केटिंग जो जूसर है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेस्केटिंग जूसर का बेसिकली आम जूस जो निकालते हैं, जो मार्केट में आप देखते हैं आम का जूस जो निकालते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। उसके बाद में साइट्रस जूसर की हम बात करें, जो तीसरे नंबर का है, इसे रीमर भी कहते हैं। तो साइट्रस जूसर बेसिकली आम के जूसर के रूप में ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप उसको पढ़ के जाए। नेक्स्ट हमारे पास में जूसर के हिस्से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूसर के हिस्से कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से मुख्य भाग जूसर के होते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लंजर, जो कि हमारे पास में फल और सब्जियों को ड्रम में
ढक्कन से धकेलने में उपयोग किया जाता है। तो ये प्लंजर आपका हो गया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लंजर का मुख्य उपयोग क्या होता है, जूसर का एक हिस्सा है प्लंजर, ठीक है। उसके बाद में होपर की बात करते हैं। होपर हमारे पास में फनल के आकार का होता है, जिसका उपयोग बड़े बीकर में सामग्री को एक छोटी ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है। होपर ये मिक्सर के प्रकार की, मिक्सर के भागों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जूसिंग बाउल की बात करें, इसमें फल और सब्जियों को शामिल करने के लिए इसका उपयोग कंटेनर के रूप में किया जाता है। स्क्रीन पे आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। जूसिंग स्क्रू की बात करें, इसका बेसिकली उपयोग जो है ड्रम के ढक्कन के अंदर फिट किया जाता है और इसका उपयोग फलदार सब्जियों को क्रैश करने में इसका उपयोग किया जाता है, जूसिंग स्क्रू, ठीक है। रोटेशन वाइपर की बात करें तो इसे स्ट्रेनर को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रोटेशन वाइपर। नेक्स्ट स्ट्रेनर की बात करें तो स्ट्रेनर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक फिल्टर का काम करता है, जो कि एक तरल पदार्थ को छानने, उसकी शुद्धि को और अशुद्धि से दूर करने का काम करता है। उसके बाद बेस यूनिट की बात करें, बेसिकली ये आपकी बेस यूनिट होती है जहाँ पे कंट्रोल स्विच, ओएलपी, अनेक प्रकार के स्विच ऑन ऑफ पावर सप्लाई यहाँ पे लगी रहती है। पल्प कप की बात करें, इसमें हम जो गुदे को इकट्ठा करके जो गंदगी है या फिर बेकार के गुदे हैं उसको इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हम जो करते हैं पल्प कप की सहायता से करते हैं। तो इस प्रकार से जूसर के जो मैंने आपको मुख्य मुख्य जो हिस्से बताए हैं, उसके भाग जो बताए हैं, उसमें प्लंजर, हॉपर, उसके बाद जूसिंग बाउल, जूसिंग स्क्रू, रोटेशन वाइपर और लास्ट हमारे पास में उसके बाद स्ट्रेनर, बेस यूनिट और लास्ट हमारे पास में पल्प कप। ये चीज़ें मैंने आपको इसके मुख्य भाग के बारे में बताया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डे। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना, प्रायोगिक गतिविधियों के रूप में आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है, वो देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी, ध्यान रखना, इसको पढ़ने मत बैठ जाना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से देखिए, ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ जूशर हैं जिनके भाग के आपको कॉलम्स ए को बी से मिलाना है। आप बिल्कुल पढ़ के जाएं, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। मिक्सर ग्राइंडर की, जूसर की रिपेयरिंग्स भी की बात करें, अभी इसको ना पढ़ें क्योंकि इतना समय अपने पास में नहीं है। बेसिकली इसके भाग है और इसके सिद्धांत और इसकी कार्यप्रणाली ये जरूर पढ़ें। उसके बाद में हमारे पास में गति नियंत्रण स्विचिंग की बात करें, इसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं, ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इतना समय हमारे पास में नहीं है। हालांकि समय होता तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा था, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पढ़नी है वही चीज़ें अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास जूसर की मरम्मत है, थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम में शायद हो सकता है आ जाए, बट संभावना यहाँ पे मिक्सी और वाटर हीटर और गीज़र की ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा फोकस करें क्योंकि पिछले साल हमारे पास में जूसर आ चुका है, तो इसलिए आने की संभावना कम ही है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट इसमें जो हम देख रहे हैं वो गीज़र की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी आप देखिए कि आवश्यक सामग्री, ये चलो इसको छोड़ दे, जो ये वाला मिक्सर जूसर ग्राइंडर के उपयोग करने के मुख्य सुरक्षा उपाय क्या हैं और मिक्सर ग्राइंडर के जूसर चलाने के लिए सुरक्षा उपाय कौन कौन से होने चाहिए, ये चीज़ आप देख के जाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है वाटर हीटर और विद्युत गीज़र। बेसिकली ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग प्रतिदिन यहाँ पे करते हैं। जैसा कि गीज़र पानी को वास्तविक रूप से हीटिंग प्रदान करता है, यानी कि पानी को गर्म करने में सहायक होता है, और इसमें हम विद्युत का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, या फिर आप कह सकते हो गीज़र पानी को गर्म करने के लिए काफ़ी उपयोगी यहाँ पे इस्तेमाल में किया जाता है। बेसिकली गीज़र में दो पाइप्स होती हैं, जिसमें एक ठंडे पानी की इनलेट्स होती है और दूसरे गर्म पानी की आउटलेट होती है। इन दोनों को थर्मोस्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है। थर्मोस्टेट का मुख्य उपयोग होता है वो हमारे पास में प्रीसेट टेम्परेचर जो होता है, यानी कि टेम्परेचर को कम ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये आप जरूर याद करके जाएं कि थर्मोस्टेट है ना, एक नंबर का पूछ सकता है, थर्मोस्टेट का उपयोग क्या होता है, तो तापक्रम को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य इसमें होता है, जो कि वाटर हीटर में अपन इसको यूज़ करते हैं या फिर गीज़र में इसको यूज़ करते हैं। गीज़र के कार्य का सिद्धांत आप देख सकते हैं। बेसिकली इसका सिद्धांत जो है, गीज़र विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है और इसमें एक हीटिंग कंडक्शन के माध्यम से पानी को, तापमान को बढ़ाने, कम करने इत्यादि का इसमें यूज़ किया जाता है। इसके मुख्य भागों की बात करें तो इसमें थर्मोस्टेट, हीटर, इनलेट, आउटलेट, बाहरी केसिंग और फ्लो, ये सभी जो हैं गीज़र के मुख्य भाग हैं। आप एग्जाम में कुछ भी ना पढ़ें, बट ये भाग जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपसे पूछेगा कोई 3 भाग लिखो या फिर पूछेगा कोई 5 भाग लिखे गीज़र के, तो आपको सिंपली थर्मोस्टेट, हीटर, इनलेट, आउटलेट, वाटर केसिंग और ओवरफ्लो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
उसके बाद में हमारे सामान्य जो वाटर हीटर होते हैं वो बेसिकली सामान्य प्लेट हीटर होते हैं, इमर्जन हीटर भी होते हैं और गीजर हीटर भी होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को थोड़ा सा आप पढ़ के जाए क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में चलते हैं हम हमारे पास में मुख्य भागों के। तो यहाँ से स्थापना के लिए मुख्य उपकरण जो है ये चीज़ें तो ना पढ़े। उसके बाद में हमारे पास में इसका जो है प्रैक्टिकल आगे वो अभी नहीं करना। अब सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ उसके जो आपको एग्जाम्स में पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक या फिर जो भी है। तो यहाँ से हमारे पास में स्टार्ट हो जाता है आपकी प्रगति जांचे, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर लेके मैं आपको चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सर का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो मिक्सर का प्रकार आटा मिक्सर नहीं है क्योंकि इसको डो मिक्सर यहाँ पे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पहला क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कौन सा हिस्सा मिक्सर को ओवरलोड से बचाता है? तो ओवरलोड से बचाने के लिए हमारे पास में बेसिकली ऑटो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है जो कि यहाँ पे OLP इसको कहते हैं, OLP। हालांकि ये ऑटो नहीं होना चाहिए था, ओवरलोड प्रोटेक्टर होना चाहिए था। OLP का अर्थ की हम बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन में बिल्कुल राइट है। चौथा क्वेश्चन, कौन सा जूसर का प्रकार इनमें से सेंट्रीफ्यूगल जूसर भी होता है, मैस्केटिंग भी होता है, साइट्रस जूसर भी होता है, रिमर जिसे कहते हैं? उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जूसर का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ड्रम लिड जो है वो इसका नहीं है, बाकी हॉपर, स्ट्रेट वाइपर ये चीज़ है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की टंकी में हीटिंग एलिमेंट्स की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो थर्मोस्टेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। गीजर बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा यानी तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो कि इलेक्ट्रिकल टू थर्मल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सर की गति को नियंत्रित करता है? तो रोटरी स्विच। निम्नलिखित में से कौन वाटर हीटर का प्रकार नहीं है? सामान्य प्लेट वाटर हीटर, इमर्जन वाटर हीटर, गीजर वाटर हीटर, गोल प्लेट वाटर हीटर। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सर का प्रकार नहीं है? तो इसमें हमारे पास में पाइप मिक्सर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको खाली स्थान में भरना है। तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इनलेट आउटलेट को आपको पता है थर्मोस्टेट से जोड़ते हैं। गीजर विद्युत ऊर्जा को आप जो है थर्मल ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अधिक लोड को कंट्रोल करने के लिए OLP लगाते हैं। दीवार में ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद कुछ आपके गलत सत्य और असत्य की जांच करनी है। पहला, यदि मिक्सर ग्राइंडर का जार नीचे से लीक हो रहा है तो यह ब्लेड की शाफ्ट को खराब करने के कारण हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक दोषपूर्ण मोटर मिक्सर ग्राइंडर में अत्यधिक कंपन करती है, ये भी सही है। जूस मिक्सर के प्लास्टिक भागों को रंग उड़ने के लिए इसमें ब्लीचिंग करते हैं। देखिए ब्लीच करने का एक हो सकता है एक रीजन, यदि जूसर को असमान सतह पर रखा जाए तो यह नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा वो तो। थर्मोस्टेट गीजर में एक ताप नियंत्रक होता है, सही है। ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग गीजर में किया जाता है, ठीक है। सॉरी, गीजर में नहीं करते, ओवरलोड प्रोटेक्शन का मिक्सी में यूज करते हैं, ना कि गीजर में करते हैं, ये गलत हो जाएगा। रोटरी स्विच मिक्सर मोटर को गति नियंत्रित करता है, सही बात है। आर्मेचर मोटर का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटर मोटर का एक गतिशील नहीं है, स्टेटर गतिशील नहीं होता, स्थिर होता है, ये गलत हो जाएगा। टेफ्लॉन टेप लीकेज फ्री कनेक्शन से मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो ये प्रकार के क्वेश्चन जो थे इनको बिल्कुल आप पढ़ के जाएं, हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास में प्रिय विद्यार्थियों यूनिट नंबर आप देख पा रहे हैं 3rd थी, जिसका मैंने आपको सामने क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है 3rd में वो चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। नेक्स्ट जल्द आपके सामने यूनिट नंबर 4 यानी कि लास्ट यूनिट में आपके सामने लाऊंगा और उसमें भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आप पढ़ के जाएं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियोस काफी अच्छा लगा होगा। तो यार विद्यार्थियों आपसे कहना चाहूंगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। माइक्रोवेव ओवन की मरम्मत एवं रखरखाव, यहाँ इस टॉपिक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं जिसमें माइक्रोवेव क्या होता है। बेसिकली आपने देखा है बीते समय में खाना पकाने मानव के लिए कठिन कार्य हुआ करता था। उस समय गर्मी के स्रोत सीमित थे, जैसे लकड़ी, कोयला। इन हीटिंग संसाधनों से धुआं निकलता था और ये धुआं मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता था। वे व्यक्ति को गंभीर बीमारी को कारण बन जाता था। नई तकनीकों की शुरुआत के साथ साथ खाना पकाना आसान, स्वास्थ्य तेज हो गया। आज हम माइक्रोवेव का उपयोग करके आसानी से खाना बना सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सामान्य तौर पे माइक्रोवेव ओवन की आवश्यकता, संचालन, समस्या निवारण इत्यादि की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। आगे हम बात करें कि माइक्रोवेव के जो ऊर्जा स्रोत है उससे हम बात करें, आपको क्या पढ़ना है। यहाँ से
इन दिनों उच्च तकनीकी वाले उपकरण हमारे दैनिक जीवन की अभिन्न अंग बन चुके हैं। हाईटेक कुकिंग डिवाइस में से एक माइक्रोवेव ओवन भी है। माइक्रोवेव ओवन एक प्राकृतिक घटना है जो कि ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद मौजूद हुआ। हालांकि माइक्रोवेव ओवन इस ऊर्जा का उपयोग करता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका सिद्धांत भी होता है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत आपसे पूछे एग्जाम में तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना ही इसका एक सिद्धांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएं कि माइक्रोवेव ओवन्स का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, सामान्य रूप से स्क्रीन पे आप माइक्रोवेव ओवन देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने इसको दी है। ये माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ से हमने हमारा फूड यहाँ पे अंदर रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है और ये थर्मल एनर्जी के द्वारा इसको टेम्प करता है, यानी कि उसको ऊष्मा प्रदान करता है, उसको गर्मी प्रदान करता है ताकि वह स्वस्थ एवं गर्मी से वो गर्म रहे। इस प्रकार से हमारे पास में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद में बनावट के आधार पे हम बात करें, निम्नलिखित माइक्रोवेव के जो भाग हैं, बेसिकली इसमें हीटिंग रूम होता है, माइक्रोवेव स्रोत होता है, कंट्रोल पैनल, ये 3 भाग जो हैं माइक्रोवेव में सामान्य रूप से बनावट करते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। सामान्य रूप से हीटिंग रूम की हमने बात की है, जो कि आप स्कीम देख पा रहे, हीटिंग रूम अंदर वाला पोर्शन होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट माइक्रोवेव स्रोत की हम बात करें, आप यहाँ पे डिवाइस देख पा रहे हैं जिसमें मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर, उच्च वोल्टेज संधारित्र, साथ ही उच्च वोल्टेज डायोड से बनी हुई ये माइक्रोवेव स्रोत होता है, जो कि कुछ घटक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नियंत्रण पैनल एक टाइमर होता है। पावर सेलेक्टर जो कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग बटन से बना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे नियंत्रण पैनल जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये टाइमर पावर सेलेक्टर के रूप में काम करता है जो कि विभिन्न ऑपरेटिंग बटन से बना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव के उन भागों की हम बात करेंगे जो आंतरिक रूप में है, यानी कि अंदरूनी जो भाग होते हैं उसकी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप रट के जाए, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो भी विद्यार्थी मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इन भागों को जरूर रट के जाएँ, एग्जाम से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। माइक्रोवेव में मुख्य भाग जो होता है आंतरिक रूप से मैग्नेट्रॉन होता है, जो कि माइक्रोवेव ओवन का दिल भी कहा जाता है। थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट बिजली आपूर्ति, उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, उच्च वोल्टेज संधारित्र, रिले, मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फ्यूज, कूलिंग फैन, ये सभी भाग जो है अब हमारे पास में माइक्रोवेव ओवन के आंतरिक भागों के रूप में जाने जाते हैं। 1 बाय 1 आप इन भागों को अगर बात करें तो मैग्नेट्रॉन हम बात करें, ये बेसिकली इस हिस्से में माध्यम से माइक्रोवेव ओवन के माइक्रोवेव उत्पादन करने में सहायक होता है। बेसिकली माइक्रोवेव ओवन का ये दिल भी इसको कहते हैं। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को पूर्व निर्धारित यानी कि कंट्रोल करता है। इनपुट बिजली हमारे पास में 240 वोल्ट एसी इसको प्रदान की जाती है। हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का उपयोग माइक्रोवेव यूनिट में इनपुट वोल्टेज के ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। उच्च वोल्टेज कैपेसिटर की बात करें, माइक्रोवेव यूनिट में बड़ी मात्रा में चार्ज प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उच्च वोल्टेज कैपेसिटर। रिले की बात करें, माइक्रोवेव यूनिट में करंट की उच्च मात्रा से सुरक्षा प्रदान करना डिवाइस का इसका मुख्य काम होता है। रिले ध्यान रहे, रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि मुद्रित सर्किट बोर्ड। ध्यान रहे, इसका पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रहे मुद्रित सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। फ्यूज की बात करें, बेसिकली फ्यूज और करंट से प्रोटेक्शन प्रदान यहाँ पे डिवाइस को करता है। कूलिंग फैन की बात करें, यहाँ पे जो ऊष्मा जो गर्मी उत्पन्न होती है माइक्रोवेव यूनिट में उसको ठंडा करने में सहायक होता है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद में हम डायरेक्टली चलते हैं उसके सिद्धांत पे। आप स्कीम देख पा रहे हैं माइक्रोवेव की। बेसिकली हम बात करें, आपसे एग्जाम में पूछे कि इसके संरचना बताओ या सचित्र समझाओ, तो आपके सामने ये आपका सर्किट डायग्राम है, इसको आपको रट के जाना है, सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले आपने पावर सप्लाई दिया जो आपके घर में आ रहा है 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट। इसके बाद में ये कंट्रोल पैनल पे गई ये सप्लाई, और कंट्रोल पैनल से इसको मैग्नेट्रॉन जो कि माइक्रोवेव ओवन का दिल कहा जाता है। इसके बाद में मल्टी वोल्टेज रेक्टिफिकेशन सर्किट के पास में जाने के बाद में मैग्नेट्रॉन के बाद में वेव गाइड्स होती है जो उसको गाइड करेगी, और जो हीटिंग रूम है जो उसको गर्मी उत्पादन करने का जो रूम है वहाँ पे इसको स्प्रेड कर देगी, फैला देगी, जिससे उसमें रखी हुई सामग्री को यहाँ पे गर्म करने में सहायक होती है।
माइक्रोवेव ओवन्स में अगर हम बात करें, इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर की हम बात करें, ये एक स्थिर डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को उच्च एवं निम्न करने का कार्य करती है, लेकिन इसकी आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं की जा सकती। इसके बाद में जो आउटपुट में हमारे पास में 3.3 वोल्टेज यहाँ पे मैग्नेट्रॉन में जो मिलता है, उसको एसी को डीसी में बनाने के लिए हम डायोड का यूज़ किया करते हैं। बेसिकली डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि पीएन जंक्शन से बनी होती है और यह जर्मेनियम सिलिकॉन धातु से या फिर अर्धचालक धातु से बनाई जाती है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे थर्मोस्टेट भी हमारे पास में वोल्टेज उसकी ऊष्मा को कम ज़्यादा नियंत्रित करने का काम करता है। और मैंने आपको बात की कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है। तो ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है कि बेसिकली इसकी जो प्रायोगिक गतिविधियां है, अभी आपको ये नहीं पढ़नी। ध्यान रखिए, किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ना, क्योंकि थ्योरी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ये सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस है। आपके सर ने आपको स्कूल में ये चीज़ें करवाई होंगी, दिखाई होंगी, आपने उसको फील किया होगा, विजुलाइज किया होगा। आई होप ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली लैब में देखी हैं। चलिए मेरे पॉइंट्स की ओर मैं आगे बढ़ता हूं, जो कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आपको बता दूं, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं, आपको एग्जाम्स में वही चीज़ पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफली मैंने यहाँ पे 2 या 3 पार्ट्स डाले हैं। उन 2 या 3 पार्ट्स को अच्छे से रीड करें, पढ़ें, ताकि आपको एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो 10वीं का पिछले साल का पेपर है, उसको भी मैंने डिस्कस इसी पोर्टल पे किया है, स्किल प्लेटफॉर्म पे। कृपया करके उस वीडियोस को भी देखें, ताकि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सॉल्यूशन आंसर भी मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हालांकि मेरे से आपकी ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रगति, यानी कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा, तो आपको ये पढ़ के जाना है, तो पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना बेटा। माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग माइक्रोवेव का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ए जो है मैग्नेट्रॉन करता है। गर्मी बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रतिक्रिया करता है? तो थर्मोस्टेट, ऑप्शन नंबर बी। उच्च वोल्टेज संधारित्र के प्री स्टोर के लिए चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए प्रक्रिया जो है, आप यहाँ पे टर्मिनल्स को छोटा कर देते हैं। हालांकि इसमें हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, इसमें डी जो है डायोड संधारित्र को जोड़कर है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थायी चुंबक का उपयोग करता है? तो स्थायी चुंबक यहाँ पे रिले में यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न कारणों में से उपयोग में और करंट संरक्षण के लिए यहाँ पे फ्यूज यूज करते हैं। उच्च वोल्टेज संधारित्र को डिस्चार्ज करने के लिए हम नोज प्लायर का यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन असेंबली में निम्नलिखित में से कौन सा घटक उपयोग में लिया जाता है? उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही यहाँ पे है? तो इसके लिए सही की हम बात करें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थर्मोस्टेट माइक्रोवेव ओवन में अत्यधिक गर्मी को प्रतिवेदित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन के सत्य की हमने बात कर ली। इसके बारे में हम बात करें तो इसको नंगी आंखों से अपन नहीं देख सकते माइक्रोवेव को। यहाँ पे 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर इसका हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से मैंने आपको करवा दी। ये हमारे पास में खालिस्तान वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप पढ़ के जाए। माइक्रोवेव कहा जाता है तो माइक्रोवेव ओवन हो गया। मैग्नेट्रॉन ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को, उसके बाद में माइक्रोवेव उच्च ऊर्जा को ले जाने की, ये सभी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं। दोस्तों ये हमारे पास में एक चैप्टर नंबर जो आपका था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने 2 ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई है। पहले यहाँ पे पहले आपको मैग्नेट्रॉन क्या होता है और कहाँ यूज़ की जाती है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है ओवन की संरचना, उसके मुख्य आंतरिक भाग और उसकी सिद्धांत। बस ये 2 ही चीज़ें आपको एग्जाम से पढ़ के जानी है। सिंपली मैं आपको कहूँ तो आप ओवन की संरचना पढ़ जाए, उसका सचित्र पढ़ जाएं और उसके कोई 4 भाग को रट के चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो ऑप्शन मैंने बताए हैं ऑब्जेक्टिव, ये अभी क्वेश्चन जो है अपनी प्रगति जाँच वाले जो क्वेश्चन मैं आपको रीड कर रहा हूँ सभी चैप्टर के लास्ट में, वो पढ़ के चले जाए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आप स्कीम में देख पा रहे हैं अगले चैप्टर की ओर अपन बढ़ते हैं। कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की हम बात करें। बेसिकली ये हमारे पास में टेक्नीशियन
पहले कार्यस्थल पर खतरे को पहचानना एक काफ़ी आवश्यक काम होता है। तकनीशियन घटकों की स्थापित असेंबली करता है ताकि खतरों का सामना उसको नहीं करना पड़े। उचित जो कार्य होते हैं, उचित जो बिंदु होते हैं जो उसको याद होने चाहिए किसी भी टेक्नीशियंस को जब वो विद्युत का कार्य करता है। सबसे पहले कार्ड और तारों को जांच करना, पहचानना, उसकी जानकारी लेना, साथ ही उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना, जैसे सुरक्षा दस्ताने हैं, सुरक्षा हेलमेट है, सुरक्षा चश्मा है, ईयर प्लग्स हैं, अन्य प्रकार के गियर्स हैं, ये सभी जो हैं उसको यूज़ करने चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी व्यक्ति को विद्युत का कार्य करने से पहले पहननी चाहिए। आपका गोगल्स हो गया, ईयर प्रोटेक्टर हो गया, ग्लव्स हो गया, जैकेट्स हो गया, रिफ्लेक्टर बेल्ट हो गया, उसके बाद में शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया, ये सभी चीज़ें आपको पहननी चाहिए। सेफ्टी के लिहाज से आप देख सकते हैं ये एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बिना एक्सीडेंट वाला सेफ वाला पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो प्रतिरोध कपड़े भी आपको यहाँ पे पहनने चाहिए, वार्निंग्स की दे रखी है। उसके बाद में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे, तो आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें। उसके बाद में रासायनिक खतरे के सिंबल्स आपको दे रखे हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ से सिंपल आपको फायर एक्सटिंग्विशन यानी कि अग्निशमन यंत्र आपको पढ़ना है, जो कि आपके सामने आ चुका है। अग्निशमन यंत्र एक सुरक्षा उपकरण होता है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण जो प्रभावी रूप से आग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आग बुझाने वाला एक बेलनाकार दबाव वेसल होता है जिसमें एक एजेंट होता है जिसे आग बुझाने के लिए छोड़ा जाता है। चित्र में आप देख ही पा रहे हैं, इसका पूरा नाम फायर एक्सटिंग्विशर जिसे अग्निशमन यंत्र भी कहते हैं। ये आपके सामने इसका डायग्राम है, ठीक है। ये कुछ भाग हैं, होस है, नोजल है, इंस्पेक्शन टैग है, पिन सील है, गोज है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है ये वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाए, ये तो रट के जाए। देखिए भाग वर्ग ए यानी कि जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग जो होते हैं यानी कि वर्ग ए के जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो बेसिकली कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक के कारण जो आग लगती है उसको बुझाने में काम आते हैं। हालांकि हमारे इलेक्ट्रिकल में इसका उपयोग नहीं किया जाता। वर्ग बी वाले की बात करें तो गैसोलीन, तेल, पेट्रोल से जलने वाली उनको बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ग सी की बात करें, ये हमारे टॉपिक्स में है, ठीक है। वर्ग सी वाले विद्युत के तारों का उपकरण के जलने के लिए जो उनको बुझाने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिजली के तारों के बीच में जब आग लग जाती है तो उसकी आग को बुझाने के लिए हम अग्निशमन यंत्र जो है वर्ग सी का यूज़ करते हैं, वर्ग सी, ठीक है। हमारे टॉपिक में यही है, ठीक है। विद्युत आपातकालीन स्थितियों की आप देख ही पा रहे हैं। ये सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे तो दुर्घटना की स्थिति में कभी भी नहीं दौड़े नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, 108 पे कॉल करें, विद्युत दुर्घटना स्थान पे सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। उसके बाद में यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए तो CPR, ध्यान रखना CPR, ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रेसिपिटेशन जो होता है, प्रेसिपिटेशन जो होता है, तो रेसिपिटेशन को जो है PCP इसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास में नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम कर लेते हैं। तो आई होप ये लास्ट चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए जो आपको एग्जाम्स में पढ़ने हैं। चलिए बात करते हैं आग बुझाने के उपकरण के संचालन के लिए आवश्यक कदम क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जो करेंगे सभी इसमें उपरोक्त डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हम आग लगने वाली मशीन्स का उपयोग कब करते हैं तो बेसिकली आग बुझाने वाली मशीन का उपयोग हम जब भी बिजली के झटके नहीं, आग के मामले में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काम करते समय वायरमैन के लिए जो निम्नलिखित सुरक्षा हेतु सामग्री नहीं है तो बेल्ट हो जाएगा। उसके बाद में वर्ग बी के लिए यहाँ पे हम बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है 5वां जो है वर्ग ए के लिए आप देख पा रहे हैं तो 5वें क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक, कागज, कपड़े। वर्ग डी की हम बात करें तो इसमें आपका रसोई सामग्री और दैंसी ये हो जाएगा। नेक्स्ट CPR जो है जिसमें हम यहाँ पे उपरोक्त सभी लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आग बुझाने की मशीन का उपयोग कदम में पिन खींचना उपरोक्त सभी हो जाएगा। और विद्युत झटकाने के लिए संपर्क सबसे पहले करें 108 पे आप कॉल करेंगे। तो ये हमारे पास में इसके लिए जो बेसिकली क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है, ध्यान रखनी ये चीज़ें जो मैं आपको रीड करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके सॉल्यूशन मैं आपको वीडियोस में दे चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूले। जो चीज़ें आपको एग्जाम्स में पढ़नी है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और एक यहाँ पे मैं टाइटल में आपको डाल दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको टॉपिक्स से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़नी है, तो आप उसको भी पढ़ के जाएं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।